With the name of Almighty Allah, the most merciful and the most beneficent. Dear students from GCMS Mansera, welcome to new class. Shahid Manzoor is here with new topic of principles of marketing. Today I am going to discuss a topic from your course outline, namely pricing. Importance of pricing. ठीक है, कल तक हमने जो बात की थी वो डेफिनेशन ऑफ प्राइस थी और उसके अंदर हमने प्राइसिंग के हवाले से बात की थी। प्राइस का थोड़ा बैकग्राउंड बताया था कि ये मार्केटिंग मिक्स का एलिमेंट है और फिर लास्ट में हमने बात की थी स्किमिंग प्राइसिंग एंड मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग। और एक और कंसेप्ट मैंने आपको कल दिया था लास्ट में, प्रीडेटरी प्राइसिंग, उस पर डिटेल से बात हो चुकी थी। कम्पिटिटिव प्राइसिंग कल हल्का सा उसको हमने इस चैप्टर को स्टार्ट लेते हुए डिस्कस कर लिया था। आज हम इंशाल्लाह डिटेल से बात करने लगे हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइसिंग। प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स यानी जब ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट की प्राइस चार्ज करते हैं तो उसके पीछे कितने मकासद छुपे हुए होते हैं। अमूमन जो प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए जा सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव, सेल्स ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव एंड स्टेटस को ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव। अब प्रॉफिट ओरिएंटेड के अंदर मज़ीद 2 सब हेडिंग्स हैं, यानी कि उसके ऑब्जेक्टिव में टारगेट रिटर्न, मैक्सिमाइज प्रॉफिट। इसी तरह सेल्स ओरिएंटेड के अंदर डॉलर यूनिट सेल्स ग्रोथ और ग्रोथ इन मार्केट शेयर। अब स्टेटस को में आप देख लें, मीटिंग कंपटीशन है एंड नॉन प्राइस कंपटीशन है। अब आपने अगर पेपर में सवाल आ जाता है एक्सप्लेन दी प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स, तो इसी तरह आप डायग्राम बनाकर एक एक को जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो अच्छा खासा ये ब्रीफली नोट बन सकता है। आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी हो सकता है। प्रॉफिट ओरिएंटेड का मतलब कल भी मैंने आपको बताया था कि जब तक कंपनीज आप अपने प्रोडक्ट को, अपनी गुड्स या सर्विस को प्राइस चार्ज नहीं कर सकती तो वो प्रॉफिट जनरेट नहीं कर सकती, यानी कि प्रॉफिट का कंसेप्ट ही कंप्लीट नहीं हो सकता। जैसा कि लिखा हुआ है टारगेट रिटर्न, तो टारगेट रिटर्न से मुराद रिटर्न मींस इनकम सिंपली, ठीक है। डेट रिटर्न विच इज़ रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट। आपको कितना फ़ायदा हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना रिटर्न हुआ है, आपका टारगेट कितना था, आपने कितना अचीव कर लिया है, कितना रिमेन है, ये तब तक मुमकिन नहीं है जब तक आप अपनी गुड्स सर्विसेज को, प्रोडक्ट को प्राइस चार्ज नहीं करेंगे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक फंक्शन, बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइस सेटिंग इज़ प्रॉफिट ओरिएंटेड। प्राइसिंग इज़ दी प्रॉफिट ओरिएंटेड कंसेप्ट, because with the help of price setting we can achieve targeted return on our investment। ठीक हुआ। दूसरा, मैक्सिमाइज प्रॉफिट। वही बात, जब आपको प्रॉफिट मिल जाता है तो फिर आप उसको इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, आप उसमें मैक्सिमाइजेशन भी कर सकते हैं। आप प्राइस की मदद से अपने प्रॉफिट को बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जब तक प्राइस नहीं होगी प्रॉफिट का पता नहीं होगा। तो जब प्रॉफिट का पता ही नहीं होगा तो आप अपनी प्रॉफिट को किस तरह मैक्सिमाइज, इन्हांस या उसके अंदर इंक्रीजमेंट या बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे, ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये था जी पहला ऑब्जेक्टिव किसका, प्राइस सेटिंग का, प्राइसिंग का, जिसको कहते हैं प्रॉफिट ओरिएंटेड। इसमें 2 बातें, एक टारगेट रिटर्न और दूसरा मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। अब आए जी सेल्स ओरिएंटेड। प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव का दूसरा बुनियादी ऑब्जेक्टिव सेल्स ओरिएंटेड। प्राइसिंग इज सेल्स ओरिएंटेड कंसेप्ट। कैसे? सेल्स ग्रोथ। सेल्स ग्रोथ से मुराद आप डॉलर के लिहाज से, यूनिट के लिहाज से अपनी सेल में ग्रोथ कर सकते हैं, इजाफा कर सकते हैं। आज इतनी सेल की है जी, यानी आज हमने 100 रुपये की सेल की, कल हम 120 की करेंगे, इस तरह 130 की, ये वो फलां फलां। तो 120 रुपये, 100 रुपये, 130 रुपया क्या है? प्राइस है, वो जो आपने अमाउंट ऑफ मनी चार्ज की है किसी ख़ास चीज़ को। तो जब हम किसी भी चीज़ को प्राइस सेट कर लेते हैं, चार्ज कर लेते हैं, उसके एक ऑब्जेक्टिव ये भी बन सकते हैं, हम अपनी सेल को मेजर कर सकते हैं और फिर उस सेल में ग्रोथ भी कर सकते हैं। दूसरा इसके साथ जो लिंक कर रहा है ऑब्जेक्टिव, डेट इज़ ग्रोथ इन मार्केट शेयर। जब आपकी सेल्स बढ़ती जाएगी, जब आपका सेल्स वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, जब आपके प्रोडक्ट का सेल वॉल्यूम इन्हांस होता जाएगा,
तो अल्टरनेटिवली it will be reason, it will cause to increase your market share in the total industry, in the total market. एक तरह से हम कह सकते हैं कि इससे जब हम प्राइस सेट कर लेते हैं तो हम सेल्स को सही तरह से मेजर कर लेते हैं। जब हम सेल्स की सही तरह से मेजरमेंट कर लेते हैं तो फिर हम अपनी शेयर का मार्केट में, जिसको मार्केट शेयर कहते हैं, हम उसमें बेहतरी ला सकते हैं, उसमें ग्रोथ कर सकते हैं। जैसे कल वाले लेक्चर में मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि लेट्स सपोज टेलीनॉर का 30% शेयर हो, तो वो सेल्स बेस पर अपने इस मार्केट शेयर में इजाफा कर सकती है। तो ये है दूसरा ऑब्जेक्टिव किसका जी, प्राइसिंग सेटिंग का, या प्राइस सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। And the last but not least most important objective of pricing is status quo oriented objective, meeting competition। जब तक हम अपने प्रोडक्ट की, सर्विसेज की, गुड्स की प्राइस सेट नहीं करते, प्राइस फाइनल नहीं करते, हम कंपटीशन में कभी भी मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि अमूमन जो मुकाबला होता है वो किस बेस पर होता है, प्राइस पर होता है। तो अगर आपके प्रोडक्ट की प्राइस ही नहीं है, ठीक है, आप जो चीज़ भी मार्केट में ऑफ़र कर रहे हैं प्राइस ही नहीं रखी हुई, तो आप कैसे कंपटीशन में आप compete करेंगे, कैसे मुकाबले में आप लोगों को बीट करेंगे, आप कैसे अपने मुकाबले वाले लोगों को बीट करेंगे। ना आप उनको मीट कर सकते हैं, ना आप उनको बीट कर सकते हैं, ठीक है जी, ना आप उनको compete कर सकते हैं। ज़रूरी है कंपटीशन पर्पस के लिए कि आप क्या करें, अपनी प्राइस से सेट करें ताकि आप अपने कंपटीटर्स के मुताबिक अपनी प्राइस में अप्स एंड डाउन्स ला सकें, ठीक है। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव थे किसके, प्राइस सेटिंग के। आपने इनको डिटेल के साथ लिखना है, इस पर एक अच्छा खासा आपने नोट तैयार करना है जी, ठीक है, काफ़ी है इस पर। नेक्स्ट जाते हैं जी। आज का दूसरा छोटा सा जो टॉपिक है इसी से रिलेटेड है, व्हाट आर दी मेन पॉइंट्स विच कैन डिस्कस इम्पॉर्टेंस ऑफ प्राइसिंग। पेपर में इस तरह भी सवाल हो सकता है, डू यू थिंक दैट प्राइसिंग कंसेप्ट हैव इम्पॉर्टेंस, या हाउ प्राइसिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, डिस्कस। प्राइसिंग की क्या अहमियत है, इस हवाले से थोड़ी बहस करें। तो आप इसको थोड़ा बयान करने के लिए पहले बैकग्राउंड में एक पैराग्राफ बनाएंगे, प्राइस की तारीफ़ लिखेंगे, फिर मार्केटिंग मिक्स का हवाला दे देंगे, फिर बताएंगे हाँ भाई प्राइसिंग रखना इसलिए ज़रूरी है, किस लिए ज़रूरी है, बिकॉज ऑफ दिस फॉलोइंग सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स प्राइसिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। नंबर 1, प्राइस अफेक्ट द डिमांड। जैसे लॉ ऑफ डिमांड है, ठीक है, लो प्राइसेस हायर डिमांड, ठीक है, एंड समटाइम हायर प्राइसेस आल्सो हैव इफेक्ट ऑन डिमांड। तो हम कह सकते हैं जब प्राइस होगी तो इसका असर पड़ेगा किस पर, डिमांड पर, तलब पर, अशिया की ज़रूरियात पर, ख्वाहिश, कस्टमर्स की ख्वाहिशात पर, ऑर्डर बुकिंग पर। जब प्राइस ही नहीं होगी तो डिमांड पर किस तरह असरअंदाज होगी फिर ये प्राइस आपकी, किस तरह ये कंसेप्ट हमारे से वजूद में आएगा। लिहाजा प्राइसिंग की, अपने प्रोडक्ट को प्राइस चार्ज करने की सबसे बड़ी अहमियत ये है कि ये डिमांड को इफ़ेक्ट करती है, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई पर इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। प्राइस लो होगी, डिमांड पर कुछ और असर होगा, प्राइस ज़्यादा होगी, डिमांड पर कुछ और असर होगा, ठीक है जी। आप किसी भी प्रोडक्ट की मिसाल देख सकते हैं कि जब उसकी कीमतों में कमी आती है तो डिमांड में क्या हो जाता है, जब उसकी कीमतों में एकदम इजाफा हो जाता है तो फिर डिमांड में किस हद तक इफेक्शन आती है, किस हद तक डिमांड असर अंदाज होती है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, प्राइस इफेक्ट सेविंग्स मीन बचत, ठीक है जी। तो प्राइस बचत को भी एक तरह से मुतासर करती है, उस पर भी इफ़ेक्ट कर सकती है। जब आपके प्रोडक्ट की, यानी कि आपकी कंपनी की गुड्स सर्विसेज की प्राइसेस ज़्यादा होंगी तो आपकी कंपनी की सेविंग्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेविंग अकाउंट्स पर कुछ और असर पड़ेगा। प्राइस में आप मिनिमाइजेशन करेंगे, सेविंग पर कुछ और असर पड़ेगा। तो एक तरह से ये जो बचत वाला कंसेप्ट है इस पर भी प्राइस असरअंदाज होती है। एंड नंबर 3 विच इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ इकनॉमिक्स की किताबों के लिहाज से ये वाला पॉइंट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्राइस की इकनॉमिक्स के अंदर, किताबों के अंदर जो तारीफ़ है वो ये यूँ भी है कि प्राइस इज़ द रेगुलेटरी ऑफ एनी इकानमी, ये रेगुलेटर है, रेगुलेटरी सिस्टम है। यहाँ पर भी यही बयान करने की कोशिश की जा रही है कि प्राइस रेगुलेट्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो आपने पढ़े हुए हैं, जिनको
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल एट्सेट्रा, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह जो भी हैं, उन पर भी असरअंदाज होती है। प्राइसेस किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी चीज़ की प्राइस का ताल्लुक एक तरह से प्रोडक्शन पर है। जैसे रॉ मटेरियल की प्राइसेस ज़्यादा हैं, प्रोडक्शन पर असर और पड़ेगा। रॉ मटेरियल की प्राइसेस कम हो गई, प्रोडक्शन पर और असर पड़ेगा। लेबर प्राइसेस पर अफेक्शन होना, लेबर प्राइस का इंक्रीज डिक्रीज होना, प्रोडक्शन पर असरअंदाज होना। जैसे लेबर की मिसाल मैंने कल दी थी सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक तरह से हम यूँ भी कह सकते हैं कि प्राइस रेगुलेटर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। द फोर्थ वन इज़ प्राइसिंग अ मेजर गवर्नमेंट एक्टिविटी। देखें, जब आप किसी भी चीज़ को प्राइस चार्ज करते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट आप पर, आपके प्रोडक्ट पर टैक्स चार्ज कर लेती है। तो ये अहमियत हुई किसकी? प्राइसिंग की। प्राइसिंग ही नहीं होगी, गवर्नमेंट टैक्स किस बुनियाद पर लगाएगी? तो एक तरह से ये पॉइंट भी बनता है कि प्राइसिंग प्ले अ वाइटल रोल फॉर दी गवर्नमेंट एक्टिविटी। गवर्नमेंट कैन हैव सम बेनिफिट्स from the concept of pricing. If there is no concept of pricing, how government charge taxes, custom duties, excise duties, etc. Determining the revenue and profit. अभी हमने ऑब्जेक्टिव में भी बात की थी कि जब तक प्राइस नहीं होगी हम अपने प्रॉफिट को मेजर नहीं कर सकते, हम इस नतीजे पर नहीं पहुंच सकते कि कितना प्रॉफिट इस कंपनी ने अर्न किया, कितनी अर्निंग हुई, कितना रिटर्न मिला इस इन्वेस्टमेंट पर। तो ये इम्पॉर्टेंस भी है ना, ये प्राइसिंग की अहमियत भी है। दिस क्रेडिट गोज़ टू प्राइसिंग। इफ़ देयर इज़ नो प्राइसिंग, इफ़ देयर इज़ नो स्पेसिफिक प्राइस टू अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट, then there is no specific revenue from that specific product. We are unable to give uncertain how much we have earned profit from the sale of this type of product. So this is importance of pricing. We must charge price to our product so that we can determine the revenue and profit from the selling of such type of product. Got it? समझ आई जी कि प्राइसिंग का एक फ़ायदा ये है, ये रेवेन्यू एंड प्रॉफिट जनरेट करने में, डिटरमिन करने में हेल्पफुल साबित होती है। एंड डील विद कंपटीशन, अभी ऑब्जेक्टिव में भी बताया। देखें, जो ऑब्जेक्टिव हैं एक तरह से वो जब वो अचीव हो जाते हैं, वो उस चीज़ की इम्पॉर्टेंस बन जाती है। मैं पहले भी ये लेक्चर में बता चुका हूँ। तो प्राइसिंग का एक फ़ायदा, बेनिफिट, इसकी कारकर्दगी, इसकी अहमियत, इसकी इम्पॉर्टेंस ये भी है कि ये कंपटीशन में आपको हेल्पफुल साबित होती है, डील करती है प्राइस। जैसे आपका कंपटीशन, आपका कंपटीटर प्राइस में अप्स एंड डाउन्स करता जा रहा है, आप भी अपनी प्राइस में रद्दो बदल, अप्स एंड डाउन्स, इंक्रीज डिक्रीज करके कंपटीशन में compete करने की कोशिश करते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ नॉन प्राइस कंपटीशन। बाज़ औक़ात इस तरह होता है, कंपटीशन ज़रूरी तो नहीं है कि किस बेस पर हो, प्राइस पर हो, यानी कि नॉन प्राइस कंपटीशन। तो ये थी जी कुछ चीज़ा बातें जिनकी मदद से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यस, प्राइसिंग प्ले अ वाइटल रोल, प्राइसिंग हैव इट्स ऑन इम्पॉर्टेंस। ठीक है, इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, सो वी मस्ट चार्ज प्राइस टू आवर स्पेसिफिक प्रोडक्ट आर सर्विसेज। अभी एक और मैंने पिक्चर स्लाइड आपको समझाने की कोशिश की है कि ये जो इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइस है हम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला, इसका जो हेड बनता है, इस तरह जब आप एक्सप्लेन करते हैं, आपका जो रोब होता है ना, दूसरे बंदे पर जो आपका पेपर चेक कर रहा है, ये जो आपको सुन रहा है, आपका ऑडियंस है, वो उसके लिए थोड़ा इजी हो जाता है कि यार ये तो कैटेगरी वाइज अब बयान करने की कोशिश कर रहा है। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ प्राइस, नंबर 1, टू द सेलर प्राइस इज़ रेवेन्यू। क्या ख्याल है? अभी बात हुई है, सेलर के लिए प्राइस की इम्पॉर्टेंस ये है कि प्राइस उसके लिए क्या है? रेवेन्यू है, यानी कि प्राइस की मदद से वो प्रॉफिट अर्न करता है। अभी मैं बता भी चुका हूँ आपको, वो उस पर रिटर्न लेता है, यानी इनकम लेता है, आमदनी हासिल करता है प्राइस की मदद से। तो ये इसने बड़ी गहरी बात स्लाइड में हो गई, टू द पॉइंट बात हो गई कि प्राइस इज़ दी रेवेन्यू फॉर द सेलर। एंड नाउ व्हाट इज़ प्राइस फॉर कंज्यूमर? टू द कंज्यूमर, कंज्यूमर मीन एंड यूजर्स, टू द कंज्यूमर प्राइस इज़ द कास्ट ऑफ समथिंग। लास्ट लेक्चर में मैं आपको बता भी चुका था, प्राइस इज़ व्हाट यू पे फॉर व्हाट यू गेट। तो कस्टमर जिस चीज़ को गेट करता है, उसकी पेमेंट, उसकी कॉस्ट, उसके लिए क्या कहलाती है? प्राइस कहलाती है। ठीक है जी, तो प्राइस इज़
the cost of something. This thing may be good or this thing may be service. This cost which is paid by a consumer to get something, this type of cost is known as price for that consumer. ठीक है जी, तो इस तरह आप लिख सकते हो कि प्राइस की इम्पोर्टेंस ये है, प्राइस की अहमियत ये है कि ये कंज्यूमर के लिए किसी भी चीज़ की अदाशुदा कास्ट कहलाती है. एंड द लास्ट वन इज़ प्राइस एलोकेट रिसोर्सेज इन अ फ्री मार्केट इकानमी. इकानमी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात ऑलरेडी कर चुका हूँ कि किसी मुल्क की इकानमी के लिए जो प्राइस एलोकेशन है वो एक रिसोर्स के तौर पर यूज़ होता है. गवर्नमेंट उस मुल्क की इकानमी मईशत को चलाने के लिए प्राइस को एक सोर्स के तौर पर इस्तेमाल करती है, यानी एक हथियार होता है गवर्नमेंट के पास. कितनी प्राइस है, तो इस तरह इसको डील किया जाए, चाहे टैक्सेस के लिहाज से, चाहे किसी और कंसेप्ट के लिहाज से. जी, तो ये थी कुछ सीधा बातें जिनकी वजह से हम प्राइस की अहमियत बयान कर रहे थे. अब इंतहाई दिलचस्प मोड़ पर हम आप पहुँचे हैं. मैं कह रहा हूँ बार बार कि प्राइस में अप एंड डाउन करना, प्राइस ज़्यादा रखना, स्किमिंग, प्राइस कम रखना, पेनिट्रेशन, फलां. ठीक है जी, प्रीडेटरी प्राइसिंग, कंपटीटर को भगाने के लिए जो बातें हो रही थी, प्राइस कितनी होनी चाहिए. तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सवाल जिस पर अभी मैं पहुँचा हूँ जी. एक्सप्लेन दोज फैक्टर विच कैन इफ़ेक्ट द प्राइस डिटर्मिनेशन, ये सवाल बनता है. या डिस्कस प्राइस डिटर्मिनेशन फैक्टर्स. आप देख सकते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्राइस डिटर्मिनेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक. दोनों को मैं बिल तरतीब एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दोनों में सेम बातें हैं जी. एक इस स्लाइड के अंदर ओवरऑल बातें की हुई हैं, इस स्लाइड के अंदर इंटरनल एक्सटर्नली डिटेल से बात की हुई है. सवाल की समझ आई आपको. डिस्कस दोज फैक्टर्स विच शुड कंसिडर बिफोर सेटिंग द फाइनल प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट. या इस तरह भी सवाल हो सकता है, विच टाइप ऑफ फैक्टर्स कैन इफेक्ट द प्राइस डिटर्मिनेशन. नंबर 1, इसी तरह आप बना के लिखेंगे. नंबर 1, द प्राइस कस्टमर्स आर विलिंग टू पे. चूँकि हमारा असल टारगेट जो होता है वो कौन होता है, कस्टमर होता है. हमने किसी भी प्रोडक्ट को फरिश्तों पर तो नहीं बेचना ना, कि ये प्रोडक्ट हम फरिश्ते पर बेचेंगे. क्या ख्याल है, हमने कस्टमर कंज्यूमर को देखना है. हमें चाहिए कि हम किसी भी प्रोडक्ट की जब भी प्राइस सेट करें तो हम अपने कस्टमर की परचेजिंग पावर को लाजमी ज़हन में रखें, क्योंकि जो कस्टमर की परचेजिंग पावर है वो आपकी प्राइस डिटर्मिनेशन को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है. ठीक है. नंबर 1, इसमें जो 2 सब हेडिंग दी हुई है, इज़ देयर ए हाई डिमांड. ये देख सकते हैं आप, थोड़ा कुछ मदम सा है लेकिन गौर करें. इज़ देयर अ हाई डिमांड, क्या इस प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्या इस प्रोडक्ट को कस्टमर ख़रीदने के लिए हर दम हर हाल में तैयार हैं. इफ़ यस देन गो फॉर हाई प्राइसेस. नंबर 2, इज़ डिमांड सेंसिटिव टू चेंजेस इन प्राइसेस. क्या इस डिमांड की वजह से प्राइसेस में कोई रद्दोबदल आ सकता है, उनकी डिमांड ऐसी है कि हमें प्राइस चेंज करनी पड़ेगी. ओवरऑल पॉइंट नंबर 1 ये है भाई कि कस्टमर्स आर द फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच कैन बी considered before setting the final prices. The prices customers are willing to pay. Point number 1 था. Number 2, the price competitor charge. आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस का तयन करते वक्त आप ज़रूर देखा करें कि आपके दाएं बाएं आपके मद्दे मुकाबल जो लोग हैं वो यही वाला प्रोडक्ट, यही वाली सर्विस कितने में सेल कर रहे हैं. ये भी एक फैक्टर है. ठीक है जी, जिसको कहते हैं एक्सटर्नल फैक्टर, यानी आप अपने कंपटीशन को देख सकते हैं, ये आपकी प्राइसेस को इफेक्ट करता है. नंबर 3, अदर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिज़नेस. कोई भी बिज़नेस जो होता है वो बग़ैर ऑब्जेक्टिव्स के नहीं होता. बिज़नेस के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. जैसे कुछ बिज़नेस के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स में बात आ जाती है, अर्निंग द प्रॉफिट, बस कमाना उनका बुनियादी मकसद होता है. कुछ का प्राइमरी पर्पज़ बुनियादी मकसद ये होता है ना भाई, वी आर फॉर द सोशल पर्पसेस, हम यहाँ आवाम की फ़लाह बहबूद के लिए हैं. अब ज़रा बात को गौर से सुनें. अगर आपका ऑब्जेक्टिव फॉर अर्निंग पर्पज़ है तो फिर आपको प्राइसेस उस तरह से तयन करनी चाहिए. अगर आपका जो ऑब्जेक्टिव है, आप कहते हैं हमारा पहला मकसद जो है, हमारा इब्तदाई जो प्राइमरी हमारा रीज़न इस बिज़नेस का है, वी आर फॉर सोशल, वी आर फॉर वेलफेयर पर्पसेस, तो फिर आप प्राइसेस उस तरह से अपने प्रोडक्ट को चार्ज करें. हाँ, आपका सेकेंडरी पर्पज़ हो सकता है अर्निंग द प्रॉफिट, लेकिन एट द फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी क्या है,
लोगों की फलाह बहबूद के काम करना। तो ये है जी अदर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिज़नेस। द अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट डिज़ायर, एक कंपनी ने जहन में रखा हुआ है कि भाई हम इस साल इतना प्रॉफिट जनरेट करेंगे, तो वो प्रॉफिट उस वक्त तक जनरेट नहीं होगा जब तक वो प्राइसेस में इन्हांसमेंट नहीं करेंगे, रद्दोबदल नहीं करेंगे। आपको पता है बाज़ वक़्त इस तरह होता है, जो न्यू बिज़नेस इस्टेब्लिश्ड होते हैं मार्केट के अंदर, न्यू बिज़नेस जब आते हैं उनके जहन में एक बात होती है बाज़ वक़्त, वो कहते हैं जी खैर है इस साल हम लॉस बर्दाश्त करेंगे। दे आर नॉट लुकिंग फॉर द प्रॉफिट। बाज़ बिज़नेस कहते हैं फॉर फर्स्ट 5 years वी कैन afford, we can bear loss, we are not looking for profit for first 5 years। उनकी पॉलिसी है, स्ट्रेटजी बनाई होती है उन्होंने, यार पहले 5 साल कोड़े करेंगे, जिसको अपनी ज़बान में कहते हैं नहीं कमाते हम प्रॉफिट, तो फिर उस वक्त वो प्राइसिंग उस तरह रखते हैं। ठीक है, एक माइनर सी प्राइस रख ली। लेकिन बाद इस बिज़नेस कहते हैं यार हमारे 20 साल हो गए हम मार्केट में पड़े हुए, इस बार हम थोड़ा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में प्रॉफिट को थोड़ा अप करना चाहिए, वी शुड फोकस ऑन आवर प्रॉफिट। उनकी डिज़ायर क्या बन जाती है, ख्वाहिश क्या बन जाती है, फोकस ऑन प्रॉफिट। तो अब प्राइस वो किस लिहाज से रखेंगे, इस लिहाज से रखेंगे वो प्रॉफिट कमाना कितना चाहते हैं और उनकी प्राइसेस कैसी होनी चाहिए। तो ये भी एक फैक्टर है। एंड द लास्ट वन इज़ विच शुड बी डिस्कस्ड एट द योर प्रायोरिटी। ठीक है, कल मैंने बात की थी आपको, एक होती कास्ट, एक होती प्राइस, एक होती है वैल्यू। तो किसी भी चीज़ की जितनी ज़्यादा कास्ट होगी उतनी ही उस चीज़ की प्राइस ज़्यादा होगी। जितनी किसी चीज़ के बनने की लागत ज़्यादा होगी वो चीज़ इतनी ही मार्केट में महंगी बिकती है, ये तो कानून है। ठीक है, हायर कास्ट लीड्स टू हायर प्राइसेस, लो कास्ट लीड्स टू लो प्राइसेस। तो ये थे कुछ फैक्टर्स जिनको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये हैं प्राइस डिटर्मिनेशन फैक्टर्स। अब देखें जी, फैक्टर्स इफेक्टिंग दी प्राइस डिटर्मिनेशन सेम टॉपिक है, लेकिन इसमें बयान करने का अंदाज़ कुछ और है। इसमें कुछ इंटरनल फैक्टर्स हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। इंटरनल फैक्टर आ जाते हैं कास्ट एक, ठीक है, ज़ाहिर है कास्ट कंपनी बनाती है ना, किसी चीज़ को कंपनी बनाती है तो ये अंदर का कंपनी के अंदरूनी मामलात है ना, इंटरनल मैनेजमेंट का ये डिसीजन है ना कि कास्ट को कैसे प्लानिंग करना है, कैसे कंट्रोल करना है, कितनी कास्ट है, कितनी प्राइस होनी चाहिए। दिस इज़ इंटरनल फैक्टर, कास्ट नंबर 1। दूसरा है सर्वाइवल प्राइस, वही बात कि अब स्टेज पर हम कि हम जस्ट सर्वाइव करना चाहते हैं, बस इतना हो कि आटे में नमक के बराबर हो, तो ये फैसला भी किसने करना है, इंटरनली होता है। एंड नंबर 3 प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न करने का ताल्लुक भी, बाहर के लोग तो नहीं कहते यार प्राइस ज़्यादा रखो ताकि आपको प्रॉफिट इस बार ज़्यादा मिल जाए, नो, ये अंदरूनी मैनेजमेंट का डिसीजन होता है, यार इस पर प्रॉफिट जनरेट करने की कोशिश करते हैं। 3 नंबर 1 कास्ट, नंबर 2 सर्वाइवल प्राइस, नंबर 3 प्रॉफिट, नंबर 4 मार्केट शेयर। आपका फैसला है कि यार हमारा 5% टोटल मार्केट में 5% कस्टमर हमारे हैं, तो हम प्राइसेस कुछ ऐसी रखें, ऐसा प्राइसेस का डिसीजन करें ताकि हमारा मार्केट की शेयर में इजाफा हो सके। फिर प्रोडक्ट क्वालिटी, क्वालिटी इम्प्रूव आप करते हैं, प्राइस आपको बढ़ानी पड़ेगी। आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी जितनी अच्छी होती है वो क्रेडिट बाहर के लोगों को नहीं जाता, आपके इंटरनल लेबर्स को जाता है, आपकी इंटरनल मैनेजमेंट को जाता है, आपके अंदर के जो सुपरवाइज़र हैं उनको चला जाता है। तो यानी प्रोडक्ट क्वालिटी भी एक इंटरनल फैक्टर है, जैसी क्वालिटी ऐसी प्राइस, बात ख़त्म। अब आए जी एक्सटर्नल फैक्टर की तरफ। कस्टमर्स, कस्टमर कहाँ होते हैं, मार्केट में, बाहर बाज़ार में। तो आप अपनी प्राइसेस उस वक्त तक नहीं मुतय्यन कर सकते जब आप अपने कस्टमर्स को स्टडी नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। आप जब उनके बिहेवियर को पढ़ते हैं तो तब आप अपनी प्राइस सेट करते हैं। यानी कस्टमर्स कैन इफेक्ट, जैसे मैंने पिछली स्लाइड में आपको मिक्स करके पढ़ाया, अब मैं आपके लिए ईजी कर रहा हूँ कि ये कस्टमर एक्सटर्नल हैं, ये बाहर से आपको एक तरह से हिट कर रहे होते हैं, गाइडलाइंस दे रहे होते हैं, आपको मजबूर कर रहे होते हैं कि यार इतनी प्राइस होगी तो हम आपसे ख़रीदेंगे। ठीक है, इसीलिए तो मैं कहा करता हूँ कि कस्टमर्स आर द किंग ऑफ मार्केट। तो ये है जी एक्सटर्नल में पॉइंट नंबर 1। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, गवर्नमेंट। आपकी क्या मजाल है कि आप गवर्नमेंट की रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज़ को उन पर अमल ना करते हुए, ना फॉलो करते हुए आप किसी प्रोडक्ट की प्राइस को इस तरह करें ना। ठीक है, बाज़ वक़्त हो जाते हैं, करती भी हैं कंपनीज, लेकिन गवर्नमेंट की कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, गवर्नमेंट की भी नज़र होती है। ठीक है, तो ये भी गवर्नमेंट आपके अंदर, कंपनी के अंदर तो नहीं बैठी होती, गवर्नमेंट एक्सटर्नल फैक्टर में आता है। फिर रीसप्लायर्स,
सप्लायर्स कौन होते हैं? दोज वेंडर्स, दोज बिजनेसेस हु सप्लाई यू रॉ मटेरियल, जो आपको रॉ मटेरियल बेचते हैं। आपका सप्लायर आपको रॉ मटेरियल महंगा बेचने लग गया है तो आपकी प्रोडक्ट की प्राइस भी अप हो जाएगी। अभी सप्लायर अंदर तो नहीं बैठा हुआ आपकी कंपनी, ये बाहर का बंदा, एक्सटर्नल है, तो ये भी तीसरा फैक्टर बन गया जी। एंड द सेकंड लास्ट पॉइंट इज चैनल्स। हियर चैनल मीन चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस, those channels, those ways through which you have to transfer your goods from the place of production to the end users। अगर आप ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इंश्योरेंस वाली फैसिलिटी दे रहे हैं, आप दूर दराज के इलाकों में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं, आपकी बड़ी बड़ी ब्रांचेज हैं, सेल्स चैनल आपने, सेल्स पॉइंट आपने लगाए हुए हैं, आपके सेल्समैन दूर दूर तक फैले हुए हैं, ये डिफरेंट आपके चैनल्स हैं, आपके इंटरमीडिएट्स आ जाते हैं, आपके होल सेलर्स हैं, आपके रिटेलर्स हैं, आपकी एजेंसीज़ हैं, आपके एजेंट्स हैं, ठीक है जी। तो आपके चैनल्स भी आपकी प्राइस पर इफेक्ट करते हैं। आप अगर आपके चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन महंगे हैं तो प्राइस और होगी, अगर आपके चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सस्ते हैं तो प्राइस और होगी। अब ये चैनल बाहर के लोग हैं इसलिए एक्सटर्नल फैक्टर में आ जाता है। उसके बाद क्या है जी? कंपिटिटर्स। तो कंपिटिटर्स कौन हैं? मध्य मुकाबल जो बाहर हैं। कंपनी के अंदर भी कोई कंपटीशन होता है? बोलो भाई, कंपटीशन बाहर की बात है ना, ठीक है। तो कंपटीटर अगर कह रहा है जी इस बार मैं प्राइसेस कोरोना की वजह से इस तरह करता हूँ 50% कर रहा हूँ, कोरोना फैक्टर्स, कोरोना वायरस है जी, प्राइसेस कम कर रहा हूँ, उसने 50% कम कर लिया। सेम प्रोडक्ट आप सेल करें, आपने कहा मैं 200% चीज़ों की कीमतों में इजाफा करने जा रहा हूँ। अब आप खुद सोच लें वहाँ पर क्या होगा। ये एक फैक्टर है जिसने आपको प्राइस डिटरमाइन करते वक्त मजबूर कर दिया कि मुझे भी इग्नोर न किया जाए, जिसको कहते हैं कंपटीशन, ठीक है जी। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही आसान, बहुत ही दिलचस्प वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि दोज फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट योर प्राइस डिटर्मिनेशन डिसीजंस, दीज आर टू फैक्टर्स। द फर्स्ट वन इज़ इंटरनल फैक्टर एंड द सेकेंड वन इज़ एक्सटर्नल फैक्टर, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। होपफुली यू हैव गॉट इट। आज हमने क्या क्या पढ़ा? नंबर 1 प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स, ये वाला टॉपिक हमने पढ़ा, प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स। नंबर 2 इम्पॉर्टेंस ऑफ प्राइसिंग, एंड नंबर 3 प्राइस डिटर्मिनेशन फैक्टर। एक टीचर के नज़दीक कभी कोई भी टॉपिक लेस इम्पॉर्टेंट नहीं हो सकता, ये बात याद रखें। जिसे आप में से कोई भी शख्स अब बेकीमता नहीं हो सकता, जिसको कहते हैं ना कि आप में से कोई भी शख्स बग़ैर किसी मकसद के नहीं पैदा किया हुआ। मेरा तो ईमान है कि दुनिया में जो भी चीज़ पैदा है, बनी है, वो किसी मकसद के साथ पैदा हुई है, ठीक है। जितनी 18,000 कमोबेश मखलूक़ात हैं, अल्लाह ने उनको किसी मकसद के लिए बनाया हुआ है, जिस तरह इंसान का भी कोई मकसद है। तो एक टीचर के नज़दीक कोई भी टॉपिक गैर ज़रूरी नहीं हो सकता जिसका कोई मकसद ही ना हो, वो आपके सिलेबस में शामिल हो सकता ही नहीं है। इसीलिए मेरे नज़दीक हर टॉपिक क्या हुआ करता है, मैं बार बार आपको कहता हूँ कि हर टॉपिक इम्पॉर्टेंट हुआ करता है। तो आपका हर टॉपिक फेवरेट जब हो जाता है, वो जब आप किसी भी टॉपिक में दिलचस्पी लेते हैं, वो आपको बहुत आसान लगता है जी। मेरी दुआ है कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ इशारों में आप मेरी बात को समझ जाएं, ताकि हर टॉपिक आपका फेवरेट टॉपिक बन जाए, बामकसद टॉपिक बन जाए। असल में जितनी ज़्यादा आप स्ट्रगल करेंगे, जितनी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, इतनी ही ज़्यादा आपको फ्यूचर लाइफ में रिवार्ड मिलेगा। ये बात आप मेरी याद रख लें जी। अल्लाह के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं है। आज जो मेहनत कर रहे हैं वो अच्छे GPA के साथ पास होकर अच्छी जॉब पर चले जाएंगे। आज जो मेहनत नहीं कर रहे, हो सकते हैं पास वो भी हो जाएं, लेकिन 2 GPA 1.5 GPA के साथ कल को वो ठोकरें खाएंगे। फिर वो कहेंगे कि हाँ डिग्री मेरे पास भी यही है, मेरे दोस्त के पास भी यही थी, लेकिन मेरे भाई फ़र्क होता रहता है, ठीक है। फ़र्क पहले दिन से हो जाता है। अलकासिबो हबीबुल्लाह मेहनती अल्लाह का दोस्त है। थैंक यू।